हेलो, वेलकम टू विंग से उड़ान। माय नेम इज़ रजत। आज हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं वही इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ का, जिसमें आज मैं आपके सामने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके आया हूँ। जैसे ही आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखोगे आपको एक एनालिसिस हो जाएगा कि पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह के आ सकते हैं। इससे पहले भी ऑलरेडी मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर चुका हूं। आज उसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रिलेटेड थ्योरी बेस्ड पे कुछ मैं एमसीक्यूज लेके आया हूं, जिसको देखकर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका प्रिपरेशन जो है वो किस लेवल तक है, आप किस तरह चीज़ों को समझ रहे हो और पेपर में एमसीक्यू किस तरह के आ सकते हैं। तो यही रीज़न होता है कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाते हैं। चलो करते हैं स्टार्ट। देखो, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स प्रोग्रेसिंग रिप्लेसमेंट ऑफ वन वेजिटेशन कम्युनिटी इन ए गिवन हैबिटेट बाय द अदर। कहता है इनमें से कौन सी एक ऐसी चीज है जहां पे क्या होता है, प्रोग्रेसिव नेचर होता है वेजिटेशन का, किसी कम्युनिटी का, कि एक वेजिटेशन से दूसरी, दूसरी से तीसरी, एंड दैट जो प्रोग्रेशन होगी दैट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। क्या है, इकोलॉजिकल पिरामिड है? बिल्कुल नहीं है। अगर आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कि हमारे जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, क्या होते हैं ट्रॉफिक लेवल्स? अगर आपको याद होगा, जैसे मैंने आपको एक फूड चेन बताई थी कि जैसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ग्रासिस को खाते हैं ग्रासहॉपर, ग्रासहॉपर को खाते हैं कौन? फ्रॉग को खाते हैं स्नेक, और स्नेक को खाते हैं हॉक और ईगल। ये हमारी फूड चेन है। अगर हम इसी फूड चेन को डायग्रामेटिकली वे में रिप्रेजेंट करेंगे देन इट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल पिरामिड। अगर आपको याद होगा, मैं आपको डायग्राम बताता हूं, आपको याद आ जाएगा डायग्राम्स के थ्रू। देखो, ये होता है ना इकोलॉजिकल पिरामिड, ये होगा इकोलॉजिकल पिरामिड, जहां पे क्या है, ग्रास टू ग्रासहॉपर टू फ्रॉग, फ्रॉग टू स्नेक, स्नेक टू ईगल। ये होता है इकोलॉजिकल पिरामिड। अब मुझे बताओ कि जो एमसीक्यू में जो आपकी स्टेटमेंट पूछ रहा है, क्या वो स्टेटमेंट इकोलॉजिकल पिरामिड से लिंक करती है कहीं पे? नहीं ना, बिल्कुल नहीं लिंक करती। तो इट मींस ये तो हुआ नहीं। दूसरा देखो, अगर आपको याद हो इकोलॉजिकल सक्सेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि इनिशियली क्या होता है, बेयर रॉक, ठीक है, फिर इस बेयर रॉक में क्या करेंगे, छोटे छोटे लाइकन्स के बाद मॉस, ये ग्रो करेंगे, जिसकी वजह से धीरे धीरे इनका डिके होगा, रिप्रोड्यूस होंगे, तो छोटी सी थिन लेयर क्रिएट होगी सॉइल की। इस थिन लेयर ऑफ सॉइल में क्या होंगे, छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो करेंगे, फ्लावर्स ग्रो करेंगे, फिर यहां से श्रब्स ग्रो करेंगे, फिर फाइनली एक बड़े बड़े ट्रीज ग्रो करेंगे। तो ये क्या था, एक वेजिटेशन लाइकन्स मॉस, इस वेजिटेशन को रिप्लेस किया दूसरी वेजिटेशन है, स्मॉल प्लांट्स एंड फ्लावर्स, श्रब्स एंड फाइनली बाय ट्रीज। यही तो है, दैट इज प्रोग्रेसिव रिप्लेसमेंट ऑफ वन वेजिटेशन कम्युनिटी इन ए गिवन हैबिटेट बाय द अदर। और इसी चीज को बोलते हैं क्या, दैट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्लियर? आई होप कि आपको ये डायग्राम क्लियर होगी। अगर मैं आपको इसी चीज को क्वेश्चन क्लियर डायग्राम्स के थ्रू बताऊं तो आप ये आसानी से समझ जाओगे इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है। ये देखो डायग्राम, देखो डायग्राम के थ्रू आपको ज्यादा एनालिसिस हो जाएगा। देखो, ये एक हैबिटेट है, यहां पे क्या हो रहा है, सी यहां पे क्या हो रहा है, देखो एक वन वेजिटेशन, दूसरी वेजिटेशन रिप्लेस हो रही है, तीसरी वेजिटेशन, चौथी वेजिटेशन। इट मींस प्रोग्रेसिव नेचर है वेजिटेशन का। दिस प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ वेजिटेशन इज नोन एज इकोलॉजिकल सक्सेशन। हो गया क्वेश्चन क्लियर? आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द फंक्शनल रोल एंड पोजीशन ऑफ ए स्पीशीज इन रिलेशन टू अदर स्पीशीज इन द गिवन इकोसिस्टम। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन तो होने नहीं वाला, वो आपने देख लिया कि इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है। अब है इकोलॉजिकल नीशे। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको जब इकोलॉजिकल हैबिटेट और इकोलॉजिकल नीशे समझाया था तो मैंने आपको विंग से उड़ान की एग्जांपल दी थी, जो अपनी एग्जांपल थी। अगर आपको याद होगा, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि इकोलॉजिकल हैबिटेट और नीशे में क्या फर्क होता है। इकोलॉजिकल हैबिटेट हो गया कि आपका घर, योर होम,
जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे ये है विंग्स एक उड़ान, ये विंग्स एक उड़ान इंस्टीट्यूट है, ठीक है। अब जैसे मैं सपोज कर लो रजत, मैं अब अगर इस वक्त मैं कहां पे हूं, दैट इज विंग्स एक उड़ान में, तो मेरा इस वक्त घर जो है, इस वक्त अभी मैं कहां पे रह रहा हूं, इस वक्त प्रेजेंटली मैं कहां पे हूं, दैट इज विंग्स एक उड़ान में। इट मींस मेरा ये क्या हो गया, हैबिटेट। अब देखो इस विंग्स एक उड़ान में आपको और टीचर्स भी मिलेंगे, रणधीर सर भी मिलेंगे, पंकिल सर भी मिलेंगे, यशोधरा मैम भी, शोएब सर भी, आपको डिफरेंट टीचर्स मिलेंगे। मींस इन सभी टीचर्स का एक हैबिटेट है, दैट इज विंग्स एक उड़ान। क्लियर। अब हर एक टीचर का अपना अपना रोल है। जैसे मैं आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, रणधीर सर आपको ज्योग्राफी पढ़ाएं जिसमें आपकी पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन होगी, यशोधरा मैम आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, शोएब सर अब आपको इकोनॉमी पढ़ा रहे हैं। तो हर एक का अलग अलग फंक्शनल रोल है। ये जो अलग अलग फंक्शनल रोल है, सपोज करो ये हम सारे स्पीशीज हैं, मैं स्पीशीज हूं, ये सारे स्पीशीज है, मीन्स हर एक स्पीशीज का एक ये हो गया हमारा एक हैबिटेट। हर एक स्पीशीज का एक हैबिटेट में अलग अलग फंक्शनल रोल है, और इसी अलग अलग फंक्शनल रोल को ही क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल निशे। और ये किसी की बात कर रहा है, फंक्शनल रोल एंड पोजीशन ऑफ ए स्पीशीज इन रिलेशन टू अदर स्पीशीज इन द इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजिकल निशे। क्लियर हो गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा कि इकोलॉजिकल निशे क्या होता है। अब मैंने आपको उसमें एक चीज और समझाई थी कि नो टू स्पीशीज इन द सेम हैबिटेट कैन हैव सेम इकोलॉजिकल निशे। आई होप कि आपको ये जो स्टेटमेंट है क्लियर होगी जो मैंने पहले लेक्चर में समझाया था। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, लोकेलिटी हैविंग आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशंस फॉर द सर्वाइवल ऑफ ए स्पीशीज इज कॉल्ड निशे। ठीक है, कहता है कि अब मैंने आपको बताया था कि आइडियल एनवायरनमेंट, जैसे सपोज करो ये कोई इकोसिस्टम है, ठीक है। अब ये अगर सपोज करो यहां पे क्या है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, ठीक है। अब इस ग्रासलैंड इकोसिस्टम में कौन कौन से स्पीशीज मिलेंगे आपको, ग्रासिस। ग्रासिस हमारे जो होंगे, घास जिसको बोलते हैं, वो हमारे अबंडेंट में होंगे। क्यों अबंडेंट में होंगे, क्योंकि इस ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं वो इन ग्रासिस के लिए क्या है, आइडियल कंडीशंस हैं इनकी ग्रोथ के लिए। तो इसी आइडियल कंडीशन, इट मींस इस ग्रास का इकोलॉजिकल निशे है कि उसको जिस तरह की आइडियल कंडीशन चाहिए वो इसको मिल रही है ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, तभी तो वो यहां पे ग्रो कर रहा है। तो इस तरह की चीज को बोलते हैं कॉल्ड निशे, मींस आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशंस फॉर द सर्वाइवल। अब इसी ग्रासलैंड इकोसिस्टम में सपोज करो कल को ये डेजर्ट बन जाता है, तो क्या इस डेजर्ट में या इस ग्रासलैंड इकोसिस्टम में सपोज करो एकदम से गर्मी बढ़ जाती है, तो क्या उस गर्मी में ग्रासेस सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इट मींस आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशन नहीं हुई सर्वाइवल के लिए, तो इट मींस उसका क्या है, इकोलॉजिकल निशे। क्लियर हो गया कि किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अगर कोई पर्टिकुलर स्पीशीज आपको मिल रहा है जिसका कुछ फंक्शनल रोल है, उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल निशे। आगे कहता है द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम डिपेंड्स अपॉन डाइवर्सिटी ऑफ ए निशे। अब ये समझोगे कैसे, कहता है किसी भी इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है उसकी डाइवर्सिटी ऑफ ए निशे। इकोसिस्टम स्टेबल कब होगा, कि जितनी ज्यादा किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी होगी, जितनी ज्यादा आपको किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी मिलेगी, इट मींस उतना ज्यादा वो इकोसिस्टम स्टेबल है। मींस कि इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बायोडाइवर्सिटी, कि उस सिस्टम की बायोडाइवर्सिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा इकोसिस्टम स्टेबल है। अब हाउ स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम इज लिंक्ड टू डाइवर्सिटी ऑफ ए निशे। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ये सपोज करो कोई पर्टिकुलर हैबिटेट है, अब इस हैबिटेट में डिफरेंट स्पीशीज रह रहे हैं, अलग अलग स्पीशीज, और मैंने आपको ये चीज बताई थी कि इन स्पीशीज में एक हैबिटेट में कोई भी दो स्पीशीज सेम नहीं होंगे जिनका सेम निशे होगा। मतलब एग्जांपल में समझाता हूं आपको कि आपको कोई भी ऐसा नेशनल पार्क नहीं मिलेगा इंडिया में कि जहां पे लायन और टाइगर इकट्ठे रहते हो। क्यों नहीं, क्योंकि अगर लायन और टाइगर का निशे सेम है, उनका फंक्शनल रोल इकोसिस्टम में सेम है, तो सेम स्पीशीज के सेम हैबिटेट में नहीं रह सकते। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, ये विंग्स एक उड़ान है और ये कोई इंस्टीट्यूट है ए। अगर यहां पे मैं इन्वायरमेंट पढ़ा रहा हूं और सपोज कर लो रणधीर सर अगर वो पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन वाला टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो अब मैं यहां पे पॉलिटिकल और फिजिकल डिवीजन नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं। तो मींस हमारा फंक्शन जो है वो अलग का यूनिक फंक्शन है, अलग का यूनिक फंक्शन है। बट ये मेरा हैबिटेट है ना सबका। बट अगर सपोज करो मैं किसी दूसरे इंस्टीट्यूट जाता हूं
तो यहां पे मैं पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन पढ़ा सकता हूं। क्यों? क्योंकि यहां पे मेरा किसी के साथ, रणधीर सर के साथ इकोलॉजिकल निशे कोलैप्स नहीं कर रहा। तो ये होता है कि इट मींस नो टू स्पीशीज कैन हैव ए सेम इकोलॉजिकल निशे इन ए सेम हैबिटेट। समझ आ गया? और यही तो कह रहा है, इट मींस अब ये डिफरेंट स्पीशीज हैं। अब डिफरेंट स्पीशीज मतलब डिफरेंट निशे, तो जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी, जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी नीचे की, इट मींस उतने ज्यादा स्पीशीज डाइवर्स हैं, उतने अलग अलग टाइप के स्पीशीज हैं। क्यों? क्योंकि एक स्पीशीज, दो स्पीशीज का सेम निशे नहीं हो सकता, तो अलग अलग स्पीशीज हैं, इट मींस अलग अलग स्पीशीज हैं, इट मींस बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, इट मींस इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी ज्यादा है। दैट इज व्हाई द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम डिपेंड्स अपॉन डाइवर्सिटी ऑफ ए निशे, एंड दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। तो आंसर क्या हुआ? बोथ 1 and 2। फिर भी अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं समझ आया, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको फिर से रिपीट कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर? बट थ्योरी में मैंने आपको ये कंसेप्ट समझा चुका हूं। आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू बिकम एस्टेब्लिश्ड इन एन इकोसिस्टम undergoing biotic succession means ecological succession are known as pioneers। कहता है कि जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिकल सक्सेशन में इस्टेब्लिश्ड होते हैं, दैट आर अंडरगोइंग बायोलॉजिकल सक्सेशन, उन्हीं को हम पायोनियर कहते हैं। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था इकोलॉजिकल सक्सेशन को हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। पहली स्टेज क्या थी? पायोनियर स्पीशीज, फिर इंटरमीडिएट स्टेज, एंड तीसरी क्लाइमैक्स कम्युनिटी। पायोनियर स्पीशीज क्या होते हैं? जो इनिशियली इस एरिया को इन्वेड करते हैं। और यही तो ये कह रहा है कि द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू एस्टेब्लिश्ड इन एन इकोसिस्टम अंडरगोइंग बायोटिक सक्सेशन आर नोन एज पायोनियर्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्लियर? जैसे पायोनियर स्पीशीज कौन कौन से होते हैं? लाइकन्स, मॉसेस, ठीक है, दिस आर पायोनियर स्पीशीज। दूसरा क्या कह रहा है? ग्रासलैंड, स्क्रब, श्रब्स आर कॉल्ड पायोनियर्स। क्या ये पायोनियर्स हैं? जैसे आपको याद होगा, पायोनियर स्पीशीज मैंने कहा ये होते हैं, ये जो इंटरमीडिएट स्टेज है यहां पे क्या आ जाएगा? ग्रासेस, श्रब्स। और ये इंटरमीडिएट स्टेज ग्रासेस, श्रब्स आर नॉट पायोनियर्स। पायोनियर्स आर योर लाइकन्स एंड मॉसेस। तो ग्रासलैंड, स्क्रब्स, दीस आर नॉट पायोनियर्स। इट मींस दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो आंसर क्या हुआ? दैट इज ओनली 1। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या कहता है? इकोलॉजिकल सक्सेशन हैज ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। डोंट यू थिंक कि इकोलॉजिकल सक्सेशन की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है ना? डायरेक्शन कैसे? हमने देखा कि कैसे बेयर रॉक थी, बेयर रॉक से कैसे लाइकन्स, लाइकन से कैसे ग्रासेस, ग्रासेस से कैसे छोटे छोटे फ्लावर्स, एंड देन छोटे छोटे ट्रीज, एंड फाइनली बिग ट्रीज। इट मींस देयर इज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आगे कह रहा है इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड्स इन ए स्टेबलाइज्ड इकोसिस्टम। बिल्कुल सही, कि जब एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है, जो हमारी क्लाइमेक्स कम्युनिटी आती है, दैट कम्युनिटी स्टेबलाइज्ड सिस्टम। जब हमारा इकोसिस्टम स्टेबलाइज्ड हो जाएगा तो उस वक्त उसको बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो वो क्या होती है? स्टेबलाइज्ड होती है। इट मींस दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। तो आंसर क्या हुआ? बोथ 1 and 2। बोथ 1 and 2। क्लियर? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? Consider the following statements। क्या कहता है? Symbiosis is a condition in which there is a close physical association between the individuals of a pair of species। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जो बायोटिक इंटरेक्शन होती है, इट हैज डिफरेंट टाइप्स। क्या डिफरेंट टाइप्स मैंने बताई थी? जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई म्यूचुअलिज्म होता है, कमेंसलिज्म होता है, एमेंसलिज्म होता है, फिर उसके बाद न्यूट्रलिज्म होता है। मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स बताई थी। ठीक है, इसी में अगर हम सिम्बायोसिस पढ़ते हैं, सिम्बायोसिस के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सिम्बायोसिस का मतलब होता है कि अगर सपोज करो 2 स्पीशीज है, ए और बी, इन 2 स्पीशीज की आपस में किस तरह की इंटरेक्शन होती है। अगर सपोज करो 2 इंसान हैं, ए और बी, अब ये आपस में किस तरह का इनका बिहेवियर है, ए को फायदा हो रहा है या बी को फायदा हो रहा है, या दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है, या ए को कुछ भी नहीं हो रहा, बी को नुकसान हो रहा है, या बी को कुछ भी नहीं हो रहा, ए को नुकसान हो रहा है। तो इस तरह की इंटरेक्शन को जो बोलते थे वो बोलते बायोटिक इंटरेक्शन। तो सिम्बायोसिस में क्या होता था? 2 स्पीशीज के बीच जो इंटरेक्शन होती थी उसको सिम्बायोसिस बोलते थे, और इसके आगे फर्दर टाइप होती थी। तो यही तो ये स्टेटमेंट बोल रहा है। बिल्कुल सही। अब कह रहा है कि म्यूचुअलिज्म में क्या होता था? म्यूचुअलिज्म में सपोज करो 2 स्पीशीज हैं, ठीक है, अगर ए और बी,
मतलब ए और बी दो स्पीशीज हैं। अब ए को बी से फायदा हो रहा है और बी को ए से फायदा हो रहा है, आपस में ये जो इंटरेक्शन हो रही है इन दोनों की इंटरेक्शन की वजह से दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है। तो इस जब दो स्पीशीज को एक दूसरे से फायदा हो, मींस इफ बोथ स्पीशीज आर बेनिफिट्स फ्रॉम ईच अदर, तो उस तरह के बायोटिक इंटरेक्शन को बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। अब कह रहा है कि म्यूचुअलिज्म कैन ओनली बी ऑब्लिगेट एंड नॉट फैकल्टेटिव। देखो जो म्यूचुअलिज्म होता है इसके फर्दर टाइप्स होते हैं, ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म, फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म क्या होता है कि ऐसा म्यूचुअलिज्म, सपोज करो, अब देखो आपको समझ आ गया कि म्यूचुअलिज्म का क्या मतलब होता है कि जहां पे जो दो स्पीशीज हैं जैसे ए और बी, ये दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली बेनिफिट कर रहे हैं कि एक ए को बी से फायदा हो रहा है और बी को ए से फायदा हो रहा है, तो इस तरह की जो इंटरेक्शन होती है उसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। अब ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म क्या होता है कि सपोज करो कल को बी को कुछ हो जाता है, अब बी को सपोज करो बी जो है वो मर जाता है, अब ए जो है वो ए को बी से फायदा हो रहा होता है, अब जैसे बी मरता है, ठीक है, और ए भी मर जाता है, मींस कि बी की वजह से ए का भी खत्म हो जाता है। इस तरह की जो म्यूचुअलिज्म होती है उसको बोलते हैं ऑब्लिगेट। और फैकल्टेटिव क्या होती है कि जहां पे अगर सपोज करो ये दो हैं, अगर बी को कुछ हो गया बट ए कैन स्टिल सर्वाइव, इस तरह के म्यूचुअलिज्म को बोलते हैं फैकल्टेटिव। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, ऐसे एमसीक्यू में मैंने डाल दिया, यू नेवर नो क्या पूछ ले। अब ये कह रहा है कि म्यूचुअलिज्म कैन ओनली बी ऑब्लिगेट, कि जो म्यूचुअलिज्म होता है सिर्फ ऑब्लिगेट हो सकता है, बट ऐसा नहीं, इट कैन बी बोथ ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव आल्सो। तो इट मींस ये स्टेटमेंट होगी गलत, तो करेक्ट आंसर इज ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। अगर आपको याद होगा कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मैंने आपको बताया था क्या होता है, जैसे एक पर्सन की एग्जांपल ली थी, जैसे आप अपने आप की खुद की एग्जांपल हो, आपको सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, खाना, मींस फूड क्रॉप्स। आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी जा सकते हो, अपने प्राइवेट कार पे भी जा सकते हो, तो इट मींस यू रिलीज सम कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आप जो क्रॉप्स आ रही हैं, जो आप खाना खा रहे हो, कहां से आ रहा है, अर्थ प्रोवाइड कर रही है हमें रिसोर्सेज। तो आपका जो इंपैक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट पे, मींस दैट इज कंसिडर्ड एज योर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, कि आपके क्या फुटप्रिंट है, आप कितना फुटप्रिंट डाल रहे हो इन्वायरमेंट में, मींस आप कितना इफेक्ट डाल रहे हो, कितना इंपैक्ट डाल रहे हो इन्वायरमेंट में। इसको मैंने डिटेल में बताया हुआ आपके थ्योरी में। तो ये कह रहा है डेफिनेशन क्या है, इंपैक्ट ऑफ ए पर्सन ऑन देयर नेबर्स, बिल्कुल नहीं। इंपैक्ट ऑफ ए पर्सन ऑन द इन्वायरमेंट, बिल्कुल सही। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। पहला है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म मैंने आपको बताया था क्या होता है कि जहां पे दोनों स्पीशीज एक दूसरे से बेनिफिट करते हैं। अब देखो वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिट व्हाइल द अदर इज नॉट अफेक्टेड, ये तो म्यूचुअलिज्म नहीं है ना। बोथ ऑर्गेनिज्म सफर एडवर्स इफेक्ट्स, नहीं। बोथ ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिट, बिल्कुल सही। इट मींस ए का आ गया तीसरा, ए का क्या आ गया तीसरा। अब कंपटीशन क्या होता है, देखो पहले देखो ए का तीसरा, अब ए का तीसरा मींस ए ऑप्शन तो गया, यहां पे 1 है, अब बचा बी और सी, अब बचा डी भी गया बाहर, अब बचा आपके पास बी और सी। अब बी और सी में से देखो क्या आएगा, ए का आ गया आपके पास थर्ड वन। अब देखो डी का कंपटीशन क्या होता है कि जहां पे दोनों, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि सपोज करो ये कोई इकोसिस्टम है, अगर सपोज करो यहां पे लाइन भी आ जाता है और टाइगर भी आ जाता है, आपस में दोनों की क्या होगी, झगड़ा होगा, दोनों की लड़ाई होगी, तो दोनों को एक दूसरे से नुकसान होगा और फाइनली एक जीतेगा और एक हार जाएगा। तो इट मींस कंपटीशन में क्या होता है कि दोनों स्पीशीज को एडवर्स इंपैक्ट पड़ता है। तो इट मींस बोथ ऑर्गेनिज्म सफर एडवर्स इफेक्ट, दिस इज व्हाट कंपटीशन। इट मींस सी का आ गया दूसरा, अब देखो कौन सा है, सी का आ गया दूसरा, दिस वन। तो दिस इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं। आई होप कि आपके क्वेश्चन निकल रहे होंगे, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। हमने पढ़ी थी बायोटिक इंटरेक्शंस, मींस स्पीशीज और स्पीशीज के बीच इंटरेक्शन होती है। कोई भी इकोसिस्टम होता है वो तभी सर्वाइव करता है, क्यों, क्योंकि वहां पे एक स्पीशीज दूसरे पे डिपेंडेड है, दूसरा तीसरे पे, तीसरा चौथे पे, चौथा पांचवें में, तो देयर इज ए कॉन्टिन्यूअस इंटरेक्शन। अब होती है, एक होती है इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन, एक होती है इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन। अब वर्ड से समझो इंटर और इंट्रा। इंटर मींस अगर जैसे सपोज करो ये कोई
स्पीशीज है, ए स्पीशीज है, ए के डिफरेंट टाइप्स है और ये है बी। अगर ए स्पीशीज जो हैं जैसे A1, A2, A3 ये डिफरेंट स्पीशीज हैं किसके, ए के, ये B1, B2, B3। अगर ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो इस तरह की जो इंटरेक्शन होगी उसको बोलेंगे इंट्रास्पेसिफिक, मींस बिटवीन द सेम स्पीशीज। अगर ये ए और बी इंटरेक्ट करेंगे इसको बोलेंगे इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस। समझ आ गया? आप देखो इंटरस्पेसिफिक क्या होगी, इंटरेक्शन का इंटरेक्शन, ये नहीं आएगा, ये गलत है, इंटरेक्शन बिटवीन स्पीशीज इन्वॉल्विंग किलिंग है ये, किलिंग एंड कंजप्शन ऑफ प्रे, ऐसा कुछ होता है इंटरस्पेसिफिक में? बिल्कुल नहीं। दूसरा क्या है, स्पीशीज स्मॉलर इन साइज लिव्स इन और ऑन द लेयर स्पीशीज, बिल्कुल नहीं। इट अकर्स बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ टू डिफरेंट, देखो बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज। अब टू डिफरेंट स्पीशीज जैसे ए और बी, और ये इंटरेक्शन कौन सी हुई, इंटरस्पेसिफिक, इट मींस ए का आ गया तीसरा। इट अकर्स बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज, जैसे A1, A2, अब सेम स्पीशीज होगी देन इट इज कॉल्ड इंट्रास्पेसिफिक। तो बी का आ गया चौथा, बी का आ गया चौथा और ए का आ गया तीसरा, ए का आ गया तीसरा, तो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। क्लियर? अब देखो यहां पे आप देखो प्रीडेशन क्या होता है, अगर आपको याद होगा प्रीडेशन में मैंने क्या बताया था कि प्रीडेशन एक ऐसा इंटरेक्शन होती है जहां पे क्या होता है, अगर सपोज करो दो स्पीशीज हैं, प्रीडेशन समझाता हूं, सपोज करो ये दो स्पीशीज हैं ए और बी। प्रीडेशन में क्या होता है कि ए क्या करेगा, बी को मार देगा और मारकर इसको खा लेगा। इस तरह की जो इंटरेक्शन होती है उसको बोलते हैं प्रीडेशन। अब देखो यहां पे कौन सा हुआ, इंटरेक्शन बिटवीन स्पीशीज इन्वॉल्विंग किलिंग एंड कंजप्शन ऑफ प्रे, दिस इज व्हाट, प्रीडेशन। तो सी का क्या हो गया पहला, तो करेक्ट आंसर क्या आ गया, ए। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। अब देखो इकोटोन, अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि इकोटोन की अगर आपको डायग्राम याद होगी, मैंने आपको डायग्राम बनाई थी। सपोज करो दिस इज वाटर, ठीक है, और ये लैंड है, तो ये आ गया लैंड इकोसिस्टम और ये आ गया आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब इन दोनों इकोसिस्टम के बीच में एक कॉमन जोन होता है जहां पे लैंड का भी होगा कुछ और एक्वेटिक का भी होगा। इस कॉमन, जिसको बोलते हैं हम जोन ऑफ टेंशन, इस कॉमन जोन में, इस जोन ऑफ टेंशन को या जोन ऑफ जंक्शन को क्या बोलते हैं, इकोटोन। इसको मैंने आपको डिटेल में समझाया है। अब कहता है इकोटोन क्या है, द टेंडेंसी ऑफ इंक्रीज्ड वैरायटी एंड डेंसिटी ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स एट द कम्युनिटी बॉर्डर, नहीं। द ऑर्गेनिज्म विच अकर प्राइमरली और मोस्ट अबंडेंटली और स्पेंड द, नहीं। द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू कम्युनिटीज, व्हाट आर द टू कम्युनिटीज, लैंड इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। इन दोनों के बीच जो ट्रांजिशन जोन है दैट इज कॉल्ड इकोटोन। इट मींस ए का आ गया तीसरा, ए का आ गया तीसरा। अब देखो ए का तीसरा ये गया बाहर, अब देखो बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो, अब मैंने आपको बताया एज इफेक्ट क्या होता है। एज इफेक्ट क्या होता है कि अब यहां पे जो ये जो इकोटोन है, यहां पे इस लैंड इकोसिस्टम में भी स्पीशीज मिल रहे हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी स्पीशीज मिल रहे हैं, बट इस इकोटोन में एज कंपेयर टू बोथ दिस इकोसिस्टम यहां पे जो स्पीशीज डेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी और इसी चीज को बोलते हैं एज इफेक्ट। और जो स्पीशीज इस पर्टिकुलर जोन में ज्यादा मिलेगा उसको बोलते हैं एज स्पीशीज। अब देखो, द टेंडेंसी ऑफ इंक्रीज्ड वैरायटी एंड डेंसिटी ऑफ सम ऑर्गेनिज्म at the community border, the organism which occur primarily or most abundantly or spend the greatest amount of their time in function between the communities। तो क्या होगा बताओ मुझे, देखो एज इफेक्ट और एज स्पीशीज। एज स्पीशीज क्या हो गया, द ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म इस पर्टिकुलर प्लेस पे आपको ज्यादा मिलेगा वो होगा एज स्पीशीज। तो सी का हो गया दूसरा, सी का आ गया दूसरा, तो करेक्ट आंसर इज बी। क्लियर? आई होप कि आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। और सी का हो गया और बी का क्या हो गया, दैट इज फर्स्ट वन। चलो नेक्स्ट चलते हैं, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। देखो क्या कहता है लास्ट क्वेश्चन, कहता है कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या है, द सक्सेसिव रिप्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज इन एन एरिया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज इकोलॉजिकल सक्सेशन। बिल्कुल सही जो मैंने आपको बताया, ठीक है। द सक्सेशन अकरिंग इन वाटर बॉडीज इज कॉल्ड ज़रैच। देखो जैसे लेक्स है, पोन्ड्स है, यहां पे भी इकोलॉजिकल सक्सेशन होती है, बट इस इकोलॉजिकल सक्सेशन को ज़रैच नहीं बोलते हैं। इस तरह की इकोलॉजिकल सक्सेशन को बोलते हैं हाइड्रैच, HYDRARCH, हाइड्रैच। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो इट मीन्स आंसर इज ओनली वन। आई होप
कि आपको ये सारे के सारे एमसीक्यू समझ आ गए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि मैंने जो आपको थ्योरी पढ़ाई है उसका एप्लीकेशन पार्ट कैसे एमसीक्यू आते हैं और पेपर में किस तरह के एमसीक्यू आ सकते हैं, आपको भी एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।